ओके गाइस, सो थ्रो बैक टू द लास्ट क्लास जहाँ आपने मैंने ये सीखा था कि हम लोग जो है वो एक नेगेटिव डिनरी नंबर को बाइनरी में कैसे कैलकुलेट करते हैं, और हम लोगों ने एडिशन ऑफ टू पॉजिटिव बाइनरी इंटीजर सीखा था। ठीक है, अब इस वाले वीडियो के अंदर बेटा हम लोग एक और कॉन्सेप्ट के बारे में बात करेंगे, विच इज़ लॉजिकल शिफ्टिंग। अब लॉजिकल शिफ्टिंग बहुत सिंपल सा प्रोसेस है। इसके अंदर हम लोग क्या करते हैं कि हम लोग को जहाँ से एग्जामिनर शिफ्टिंग करने का बोलता है ना, हम लोग उस साइड पर शिफ्टिंग करते हैं और उसकी ऑपोजिट साइड पर उतने ही जीरोस ऐड कर देते हैं। अब जैसे कि एग्जाम्पल क्या है, इसकी तरह एग्जाम्पल देखते हैं। अब देखो, लॉजिकल शिफ्टिंग का जब भी सवाल हो ना, तो इसके अंदर ना आपको तीन चीज़ें नोटिस करनी है। पहली चीज़ ये है कि आपको लॉजिकल शिफ्ट कितने परफॉर्म करने हैं। सही है, तो लेट्स से यहाँ पे इस वाले क्वेश्चन के अंदर अगर आप देखो तो एग्जामिनर ने बताया कि दो लॉजिकल शिफ्ट परफॉर्म करने हैं। ठीक है, दूसरा है कि बेटा लॉजिकल शिफ्ट कहाँ परफॉर्म करने हैं, राइट साइड के ऊपर या लेफ्ट साइड के ऊपर। तो यहाँ पे देखो एग्जामिनर ने बोला है कि यहाँ पे कहाँ पे शिफ्ट करने, राइट साइड के ऊपर परफॉर्म करना है। ठीक है, और थर्ड चीज़ ये कि हमें किस नंबर के ऊपर लॉजिकल शिफ्ट परफॉर्म करना है, विच इज़ 1110। ठीक है, तो अब जब भी आपके पास इस तरह का सवाल होगा तो आप क्या करोगे कि आप उस नंबर को सबसे पहले थोड़ा सा स्पेसेस के साथ लिख लोगे, थोड़ा सा गैप के साथ लिख लोगे। ठीक है, तो मैं सबसे पहले इस नंबर को लिख लेता हूँ 1110। तो मैंने ये 1110 ये नंबर मैंने थोड़ा सा स्पेसेस के साथ लिख लिया। अब दूसरा काम क्या करना है मुझे कि देखो यहाँ पे एग्जामिनर ने क्या बोला है, दो लॉजिकल शिफ्ट्स टू द राइट परफॉर्म करनी। तो राइट मोस्ट टू डिजिट्स जो होंगे ना, उसके ऊपर हम एक बॉक्स बना देंगे। तो यहाँ पे अगर आप देखो तो राइट मोस्ट टू डिजिट्स ये है मेरे पास 10। मैं इसके ऊपर क्या करा, मैंने बॉक्स बना दिया और इस बॉक्स को मैंने क्या कर दिया बेटा, कैंसिल आउट कर दिया। यानी मैंने इसके ऊपर एक छोटी सी काटी लगा दिया, क्रॉस लगा दिया। ठीक है, अब क्या करना है कि मैंने क्योंकि राइट साइड से मैंने दो बॉक्सेस हटाया, मतलब मैंने राइट साइड से दो डिजिट्स हटा दिए, तो मैं क्या करूंगा, इसकी ऑपोजिट साइड के ऊपर उतने ही जीरोस ऐड कर दूंगा। तो ये नंबर मेरा किस तरह से बन जाएगा, लेफ्ट साइड, यानी मैंने राइट साइड के ऊपर लॉजिकल शिफ्ट परफॉर्म करी थी, तो इसकी ऑपोजिट साइड कौन सी होगी बेटा, लेफ्ट होगी। तो मैं लेफ्ट साइड के ऊपर दो जीरोस ऐड कर देता हूँ। तो मैंने दो जीरोस लेफ्ट पे लगाए और जो मेरा ये 11 नंबर था ये एज इट इज इसके आगे आ जाएगा। तो मैंने 11 नंबर लगा दिया और ये मेरा फाइनल आंसर हो जाएगा। तो सिंपल सा काम था। मैंने सबसे पहले क्या करा, मैंने तीन चीज़ें आइडेंटिफाई करी कि मेरे पास कितने लॉजिकल शिफ्ट करने हैं मुझे, दूसरा ये कि मुझे कहाँ पे करने, राइट पे करने हैं, लेफ्ट पे करने हैं, और थर्ड चीज़ ये थी कि किस नंबर के ऊपर करने लॉजिकल शिफ्ट। ठीक है, और फिर वही काम है, जिस तरफ आपको बोला होगा उस तरफ के बिट्स के ऊपर आप क्या करोगे, एक बॉक्स बना के उसके ऊपर क्रॉस लगा दोगे और उसकी ऑपोजिट साइड के ऊपर जीरो ऐड कर दोगे। एक और एग्जाम्पल देखते हैं इसकी। मुझे एग्जामिनर कहता है परफॉर्म वन लॉजिकल शिफ्ट, एक लॉजिकल शिफ्ट परफॉर्म करनी है, किस तरफ करनी है, लेफ्ट की तरफ करनी है, और किस नंबर के ऊपर करनी है, 1010 के ऊपर करनी है। तो सबसे पहले मैं वही काम करूंगा, मैं 1010 को मैं थोड़ा सा स्पेस के साथ लिख लूंगा। अब क्या करना है कि देखो बेटा, लेफ्ट मोस्ट वन बिट को ना मुझे शिफ्ट करना है। तो लेफ्ट मोस्ट जो वन बिट होगी ना, उसके ऊपर मैं एक बॉक्स बनाऊंगा और उसको मैं कर दूंगा क्रॉस। ठीक है, तो मेरे पास एक बॉक्स बन गया, इसको जरा मैं क्या करूंगा, मैं इसको क्रॉस कर दूंगा। ठीक है, तो ये मैंने इसको क्रॉस कर दिया। अब क्या करूंगा, क्योंकि मैंने लेफ्ट साइड के ऊपर एक हटाया है 1, तो मैं राइट साइड के ऊपर एक जीरो ऐड कर दूंगा। तो मेरा नंबर क्या बन जाएगा, 010, और एक जीरो मैं राइट साइड के ऊपर ऐड कर दूंगा। तो यहाँ पे मेरा ये आंसर बन गया, 0100 मेरा आंसर हो गया। ठीक है, इसी तरह से बेटा थर्ड एग्जाम्पल देखो, मुझे बोलता है परफॉर्म 3 लॉजिकल शिफ्ट। कितनी लॉजिकल शिफ्ट परफॉर्म करनी है, 3। किस तरफ करनी है, राइट की तरफ करनी है, और किस नंबर के ऊपर करनी है, 11010110। ये मेरे पास नंबर था। तो सबसे पहला काम वही है, हम लोग ये नंबर को लिख लेते हैं 11010110। ठीक है, अब मुझे क्या करना है बेटा, मुझे 3 लॉजिकल शिफ्ट परफॉर्म करनी थी। तो राइट मोस्ट 3 बिट्स जो होंगे ना, राइट मोस्ट 3 बिट्स कौन सी, ये वाली। तो इन राइट मोस्ट 3 बिट्स के ऊपर मैं क्या करूंगा, मैं एक बॉक्स बना दूंगा। तो मैंने राइट मोस्ट 3 बिट्स के ऊपर क्या करा, मैंने एक बॉक्स बना दिया छोटा सा। ठीक है, अब मैं क्या करूंगा, मैं इस बॉक्स को कैंसिल आउट कर दूंगा, यानी मैं इसके ऊपर क्रॉस लगा दूंगा। अब आप एक चीज नोटिस करो यहाँ पे कि मैंने राइट साइड के ऊपर 3 बिट्स हटाई है ना, मतलब मैंने राइट साइड के ऊपर 3 बिट्स के ऊपर मैंने क्रॉस लगा दिया। तो मैं क्या करूंगा, लेफ्ट हैंड साइड के ऊपर उतने ही जीरोस ऐड कर दूंगा। मतलब मैंने 3 हटाया अगर, तो मैं लेफ्ट साइड के ऊपर 3 जीरोस ऐड कर दूंगा। तो लेफ्ट के ऊपर मैंने 3 जीरोस ऐड कर दिए, ये 3 जीरोस आ गए मेरे। और जो मेरा एक्चुअल नंबर था ये वाला 11010, तो ये वाला नंबर मैं एज इट इज लिख दूंगा 11010। तो मेरा ये जो है ना बेटा, ये मेरा आंसर हो गया। ठीक है, अच्छा अब इसके अंदर ना एक और कैटेगरी ऑफ क्वेश्चन आती है। बहुत दफा ना एग्जामिनर क्या करता है, आपसे फर्स्ट पार्ट के अंदर आपसे लॉजिकल शिफ्टिंग करवा देगा। अब दूसरे पार्ट के अंदर ना आपको बोलेगा बताओ इसका मैथमेटिकल इफेक्ट क्या है, मतलब लॉजिकल शिफ्टिंग से आपका मैथमेटिकल इफेक्ट क्या आएगा इसके ऊपर, ये बताओ। तो अब एक चीज इसके लिए मैंने आपके लिए क्या करा है कि मैंने एक छोटी सी गाइड बना दी है। वो क्या है, आपके लिए छोटी सी की है, वो ये है कि बेटा जब भी लेफ्ट पे लॉजिकल शिफ्ट होगा ना, तो आपका मैथमेटिकल इफेक्ट हमेशा मल्टीप्लाइंग बाय होगा। ठीक है, मतलब आप हमेशा मैथमेटिकल इफेक्ट में लिखोगे कि भाई मल्टीप्लाई होगा नंबर। ठीक है, और अगर आपका लॉजिकल शिफ्ट हमेशा राइट पे हुआ है, तो हमेशा आपका जो है ना मैथमेटिकल इफेक्ट क्या होगा, डिवाइड बाय वाला होगा मैथमेटिकल इफेक्ट। तो पहली बात ये समझ आ गई कि अगर लेफ्ट पे होगा तो हम लोग मल्टीप्लाइंग बाय लिख देंगे, अगर राइट पे होगा तो मैं क्या लिख दूंगा, डिवाइड बाय कर लिख दूंगा। अब बात आती है कि भाई इसमें लिखा हुआ है आगे मल्टीप्लाइंग बाय 2n या डिवाइडिंग बाय 2n। ठीक है, तो अब इसका क्या मतलब है, देखो बेटा 2 की पावर n का मतलब है कि भाई मैथमेटिकल इफेक्ट अगर मल्टीप्लाई करना तो किस नंबर से मल्टीप्लाई होगा वो, मतलब मैं मैथमेटिकल इफेक्ट बताऊं ना कि नंबर मल्टीप्लाई हो जाएगा, लेकिन किससे मल्टीप्लाई होगा ये बताना है ना मुझे। तो मल्टीप्लाई किससे होगा, ये हमारे पास 2 की पावर n से होगा। जैसे कि एक एग्जाम्पल देखते हैं,
एन यहाँ पे क्या है हमारे पास, नंबर ऑफ बिट्स है। एन का मतलब क्या है यहाँ पे, नंबर ऑफ बिट्स। लेट्स से 3 लॉजिकल शिफ्ट है तो नंबर ऑफ बिट्स कितनी हो जाएंगी, 3। अगर बोलेगा 2 लॉजिकल शिफ्ट करनी है तो नंबर ऑफ बिट्स कितनी हो जाएंगी, 2 हो जाएंगी। तो अब अगर एग्जामिनर मुझे, इस एग्जाम्पल से हम लोग देखते हैं, एग्जामिनर ने मुझे बोला कि 2 लॉजिकल शिफ्ट राइट के ऊपर परफॉर्म करके दिखाओ। तो राइट के ऊपर परफॉर्म करके दिखाओ तो इसका मतलब है कि बेटा राइट का लॉजिकल शिफ्ट हमारे पास क्या होता है, राइट का हमारे पास मैथमेटिकल इफेक्ट क्या होता है, डिवाइड बाय। तो हम लोग यहाँ पे सिंपल लिख देंगे डिवाइडिंग बाय। अब डिवाइडिंग बाय किससे लिखना है जरा वो देख लेते हैं। तो सबसे पहले मैं ये काम कर लेता हूँ, मैं लिख दिया यहाँ पे डिवाइडिंग बाय। अब मुझे बात पता है कि डिवाइडिंग बाय 2 की पावर n होगा ना। अब n का मतलब क्या है यहाँ पे, नंबर ऑफ बिट्स। तो यानी 2 की पावर n, n का मतलब है नंबर ऑफ बिट्स, और नंबर ऑफ बिट्स यहाँ पे कितनी है बेटा, 2 है। तो 2 की जगह पे क्या आ जाएगा, n की जगह पे क्या आ जाएगा, 2 आ जाएगा। तो 2 की पावर 2 इज 4। तो मैं यहाँ पे क्या लिख दूंगा, मैथमेटिकल इफेक्ट डिवाइडिंग बाय 4। ठीक है। इसी तरह से अगर एक और हम लोग एग्जाम्पल देखें तो मुझे बोलता है कि परफॉर्म वन लॉजिकल शिफ्ट टू द लेफ्ट। लेफ्ट है ना, तो लेफ्ट का मैथमेटिकल इफेक्ट क्या होता है हमारे पास, हमने बात अभी पढ़ी कि हम लोग मल्टीप्लाइंग बाय इसका मैथमेटिकल इफेक्ट लिखते हैं कि भाई वो मल्टीप्लाई होगा वो नंबर। ठीक है। तो हम लोगों ने यहाँ पे मैथमेटिकल इफेक्ट के अंदर ये चीज़ लिख दी, मल्टीप्लाइंग बाय। ठीक है। अब किससे मल्टीप्लाई होगा वो हमें देखना है। तो मल्टीप्लाई जो होगा या डिवाइड जो होता है वो 2 की पावर n से होता है। तो 2 की पावर n का मतलब है कि नंबर ऑफ बिट्स, n का मतलब क्या है, नंबर ऑफ बिट्स। यहाँ पे देखो नंबर ऑफ बिट्स कितनी है, 1 है। तो 2 की पावर क्या हो जाएगी, 1। तो 2 की पावर 1 इज 2। तो यहाँ पे हम लोग क्या लिख देंगे, मल्टीप्लाइंग बाय 2। इसी तरह से अगर आप देखो तो मुझे बोलता है परफॉर्म 3 लॉजिकल शिफ्ट्स टू द राइट। अगर राइट की बात हो रही है तो मुझे ये बात पता है कि भाई जब भी राइट की बात होगी तो डिवाइड बाय होगा इसका मैथमेटिकल इफेक्ट। ठीक है। जब डिवाइड बाय होगा तो हम लोग सिंपल यहाँ पे लिख देंगे डिवाइडिंग बाय। तो मैंने ये चीज़ लिख दी, डिवाइडिंग बाय। अच्छा, अब किससे डिवाइड करना है जरा ये चीज़ देखनी है। तो डिवाइड किससे करना होता है बेटा, हमें 2 की पावर n से। तो 2 n की जगह पे हमारे पास क्या आ जाएगा, 3 आ जाएगा, क्योंकि नंबर ऑफ बिट्स कितनी है हमारे पास, 3 है। तो 2 की पावर 3 इज 8। तो हम लोग क्या लिख देंगे, डिवाइडिंग बाय 8। तो ये हमारे पास है ना हमारा मैथमेटिकल इफेक्ट हो गया। तो ये हम लोगों ने बेटा लॉजिकल शिफ्टिंग का कॉन्सेप्ट देख लिया, और उसके अंदर जितने भी मैथमेटिकल इफेक्ट्स थे वो हम लोगों ने सारे कवर कर लिया। अब हम लोग को जो दूसरी चीज़ देखनी है ना वो ये है कि हमारे पास जो है ना वो कुछ यूनिट कन्वर्जन है जो हम लोग को देखनी होती है। सही है। तो हमारे पास कुछ यूनिट कन्वर्जन आपके पास जो स्टोरेज वगैरह के अंदर यूज़ होती हैं, जैसे कि फाइल साइज कैलकुलेट करने के अंदर, इमेज की फाइल साइज कैलकुलेट करने के अंदर, ऑडियो की फाइल साइज कैलकुलेट करने के अंदर, आपके पास यूनिट कन्वर्जन है ना उसकी बात हम लोग करेंगे। तो हमारे पास है ना भाई, आपके पास एक मैंने चार्ट सामने बनाया हुआ है, वो ये है कि भाई अगर हम लोग को EIB से PIB जाना है, यानी XB बाइट से पेटाबाइट के अंदर हमें जाना है, तो हम लोग जो है ना वो मल्टीप्लाई बाय 1024 करेंगे। ठीक है। इसी तरह से अगर PIB से TIB के अंदर जाना है तो हम लोग मल्टीप्लाई 1024 करेंगे। इसी तरह से हमारे पास अगर TIB से गीगाबाइट के अंदर जाना है तो भी हम लोग मल्टीप्लाई 1024 करेंगे। तो हमारे पास मैंने आपके सामने एक चार्ट बनाया है कि हम लोग है ना हमेशा जब भी आगे जाना है हमें, तो हम लोग क्या करेंगे, जब भी स्मॉलर यूनिट के अंदर जाएंगे तो हम लोग मल्टीप्लाई 1024 करेंगे। और एक सिंपल सी बात है कि अगर मुझे इसका वाइस वर्सा प्रोसेस करना है, अगर मुझे इसका उल्टा प्रोसेस करना है, लेट्स से मैं MB से जो है ना वो GB के अंदर आना चाह रहा हूँ, तो मैं क्या करूँगा, डिवाइड बाई 1024 करूँगा। अच्छा, अब यहाँ पे एक बात बड़ी इंपॉर्टेंट है जो आपको जानना जरूरी है, वो ये है कि बेटा पहले ना क्या आता है हमारे सिलेबस के अंदर कि हम लोग मल्टीप्लाई डिवाइड बाय 1000 भी कर सकते थे। ठीक है। लेकिन एग्जामिनर ने ना वो चीज़ अब खत्म कर दी। एग्जामिनर ने स्पेसिफाई कर दिया कि आपको सिर्फ मल्टीप्लाई 1024 ही करना है। तो जब भी आप कोई इमेज या ऑडियो का फाइल साइज कैलकुलेट करो तो आप हमेशा मल्टीप्लाई या डिवाइड बाय 1024 ही करना, आप उसको मल्टीप्लाई डिवाइड बाय 1000 नहीं करना। ठीक है। अब हम लोग जरा एक चीज़ देख लेते हैं, वो इंपॉर्टेंट ये है कि बहुत दफ़ा हमसे पूछता है एग्जामिनर कि भाई बताओ एक बाइट के अंदर कितनी बिट्स होती है। तो एक बाइट के अंदर याद रखना हमेशा 8 बिट्स होती है। तो हम लोग ने हमेशा 8 बिट्स के अंदर आंसर दे होते थे, तो वो इस वजह से ही दे होते थे कि हम लोग एक बाइट के अंदर पूरा आंसर देते हैं। ठीक है। अच्छा, एक बाइट के अंदर हमारे पास 2 निबल्स होती है। निबल्स का मतलब क्या है कि एक निबल जो होती है ना बेटा वो हमारे पास 4 बिट्स की होती है। ठीक है। तो अगर मैं 2 निबल कर दूँ, ठीक है, यहाँ पे अगर मैं एक निबल के अंदर अगर मेरे पास 4 बिट्स हैं, ठीक है, अगर हम लोग निबल और बिट्स का रेशो बना ले तो हमारे पास एक निबल के अंदर अगर 4 बिट्स हैं तो 2 निबल के अंदर हमारे पास कितनी हो जाएंगी बेटा, 8 बिट्स हो जाएंगी। ठीक है। तो हमारे पास ये चीज़ है कि एक हमें पता होनी चाहिए कि भाई 2 निबल के अंदर हमारे पास 8 बिट्स होती हैं। ठीक है। और अगर हम लोग उसको देख लें कि भाई एग्जामिनर पूछे भाई 4 बिट्स वाले को क्या कहते हैं, तो हम क्या बोलेंगे, एक निबल कहते हैं। अगर एग्जामिनर पूछे भाई 8 बिट्स वाले को क्या कहते हैं, तो हम क्या बोलेंगे, उसको एक बाइट कहते हैं। ठीक है। तो ये हमारे पास कुछ कन्वर्जन है जो कि आप लोग को पता होनी चाहिए। ठीक है। अब जरा हम लोग को ना इस कन्वर्जन को थोड़ा सा इमेज की फाइल साइज कैलकुलेशन के अंदर अप्लाई करना होगा, बट बिफोर वी गेट इनटू दिस हमें ना ये चीज़ पता होनी चाहिए कि इमेज के अंदर क्या क्या चीज़ें होती हैं। तो आपके सामने ना मैंने एक इमेज का एक छोटा सा ग्रफ स्केच रखा हुआ है। सही। अब ये कोई ना कोई इमेज होगी, ये इमेज है, ठीक है, बेसिकली। लेकिन इमेज ना हमारी कुछ इस तरह से नहीं दिखती। हमारी इमेज जो होती है ना वो बहुत सारे पिक्सल्स, छोटे छोटे पिक्सल्स से बनाई जाती है। सही है। बहुत सारे छोटे छोटे पिक्सल्स होते हैं। अब ये पिक्सल्स क्या होते हैं, ये देखो, ये बॉक्स फॉर्म में आपको दिख रहा है, ये एक पिक्सल है हमारा। ठीक है। इसी तरह से ये एक पिक्सल है हमारा, ये एक पिक्सल है। सही है। ये हमारे सारे ना पिक्सल्स हैं जो एक एक बॉक्स बना हुआ है ना, एक बॉक्स एक एक पिक्सल को रिप्रेजेंट कर रहा है। ठीक है। लेकिन ये बॉक्स अभी तो मैंने बहुत बड़ा बनाया है। ये इतने छोटे छोटे पिक्सल्स होते हैं कि मतलब
मतलब ये इतने छोटे छोटे होते हैं, मतलब आप इसको ना अपनी नेकेड आई से भी ना आप इसको नहीं देख सको। अगर बहुत पिक्चर की क्वालिटी बहुत खराब है तो आपको शायद दिख जाएंगे पिक्सल्स, लेकिन आपको वैसे नहीं दिखेंगे। आप बजाय कोई पिक्चर देखोगे तो आपको पिक्सल्स नहीं दिखेंगे उसके अंदर, ठीक है। तो बहुत छोटे छोटे पिक्सल्स होते हैं, मतलब इतने टाइनी होते हैं कि वो बहुत सारे जब टाइनी टाइनी कंबाइन होते हैं ना तो वो एक कोई कलर फॉर्म कर होते हैं या कोई ना कोई पिक्चर फॉर्म कर होते हैं। अब ये पिक्सल की डेफिनेशन तो हम लोग के पास है सबसे पहले कि पिक्सल क्या चीज होती है बेटा। पिक्सल हमारे पास स्मॉलेस्ट एड्रेसेबल कंपोनेंट होता है एक इमेज का, जो कि स्क्रीन के ऊपर होता है हमारी, मतलब एक छोटा सा जो बिल्कुल इमेज का जो सबसे छोटा पार्ट होता है ना, जो सबसे टाइनी पार्ट होता है, उसको हम लोग कहते हैं पिक्सल। जैसे कि ये पार्ट हो गया, ये हमारे पास एक पिक्सल है, सही है। इसी तरह से हमारे पास इमेज रेजोल्यूशन आती है। अब इमेज रेजोल्यूशन का क्या मतलब है, सर ये बात हम लोग समझते हैं। अब एक एग्जांपल लेते हैं कि यार हमारे पास लेट्स से यही इमेज है मेरी, ठीक है। तो अगर मैं इसकी देखूँ ना तो हॉरिजॉन्टली मेरे पास कितने पिक्सल्स हैं, यहाँ से लेके यहाँ तक अगर आप देखो तो आपके पास जो पिक्सल्स है ना बेटा 1 2 3 है, ठीक है। तो मैं ये कहूँगा कि भाई 6 पिक्सल्स मेरे पास हॉरिजॉन्टल है, ठीक है। और मेरे पास अगर मैं वर्टिकली देखूँ तो वर्टिकली मेरे पास 4 पिक्सल्स है, ठीक है। कितने पिक्सल्स हो गए मेरे पास वर्टिकली 4। अब अगर मुझे रेजोल्यूशन कैलकुलेट करनी ना, तो रेजोल्यूशन कैलकुलेट करने का बहुत सिंपल सा तरीका होता है। हमारे पास जो हॉरिजॉन्टल पिक्सल्स होते हैं ना, उसको हम लोग मल्टीप्लाई कर देते हैं वर्टिकल पिक्सल से। मतलब हम लोग 6 को 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारे पास कितना आ जाएंगे, 24 पिक्सल्स आ जाएंगे। अच्छा, अब रेजोल्यूशन का मतलब क्या है। रेजोल्यूशन का मतलब है कि भाई मेरे पास टोटल इमेज के अंदर टोटल कितने पिक्सल्स हैं। जैसे कि आप अगर आप काउंट कर लो तो 1 2 3 4 5 6, सही। तो हर उसमें 6 है ना, तभी हम लोगों ने 6 को 4 से मल्टीप्लाई कर दिया ताकि हमारे पास ये पता चल जाए कि भाई एक पिक्चर के अंदर कितने पिक्सल्स होते हैं, सही है। तो हमारे पास इमेज रेजोल्यूशन क्या आ गई, जो टोटल नंबर ऑफ पिक्सल्स है। और अगर मुझे इमेज रेजोल्यूशन का फॉर्मूला चाहिए तो वो क्या होगा कि जितने भी आपके पास एक रो के अंदर जितने पिक्सल्स हैं उसको मल्टीप्लाई कर दो जितने कॉलम के अंदर जितने पिक्सल हैं, ठीक है। इसी तरह से हमारे पास एक चीज आती है कलर डेप्थ, या उसको हम लोग कहते हैं बिट डेप्थ, ठीक है। अब कलर डेप्थ क्या होती है। कलर डेप्थ होती है बेटा हमारे पास नंबर ऑफ बिट्स जो कि एक पिक्सल को रिप्रेजेंट करती है एक इमेज के अंदर। अब बिट डेप्थ का क्या मतलब है, या कलर डेप्थ का हमारे पास क्या ताल्लुक है, सही है। देखो यार होता ये है कि हमारे पास जैसे कि रेड कलर है, सही है। तो रेड कलर के ना इसको ऐसे समझो कि भाई हमारे पास रेड कलर के भी बहुत सारे शेड्स होंगे ना, बहुत सारे शेड्स होंगे जो कि मिला के जो है ना वो एक मतलब एक रेड कलर अगर मैं देखूं तो लेट्स से मेरे पास ये एक शेड है रेड का, ठीक है। लेकिन इस तरह से अगर मैं देखूं तो एक हल्का सा लाइट होगा, एक उससे लाइट होगा, एक उससे लाइट होगा, एक उससे लाइट होगा, और इस तरह से रेड के भी बहुत सारे शेड्स बनते हैं। तो जितने मैं बिट्स यूज करूंगा ना, जितनी ज्यादा मेरे पास बिट्स होंगी उतने ज्यादा मैं रेड के शेड्स बना सकता हूँ। जैसे अगर मैं एक ही बिट यूज करूं हर कलर के लिए तो इसका मतलब है कि मेरे पास हर कलर का एक ही शेड होगा। लेकिन अगर समझो मैं 2 बिट्स यूज कर रहा हूं तो हर कलर के मेरे पास 2 शेड्स होंगे। अगर मैं 3 बिट्स यूज कर रहा हूं तो लेट्स से मेरे पास हर कलर के 3 शेड्स होंगे। इसको इस तरह से समझ लो अभी के लिए, ठीक है। तो बिट डेप्थ हम लोग ऐसे निकालते हैं कि लेट्स से मेरे पास 2 की पावर n से मैं मल्टीप्लाई करूंगा ना, जितनी मेरी बिट डेप्थ है तो उतने ज्यादा मेरे पास कलर्स होंगे। लेट्स से अगर मेरे पास मेरे कलर डेप्थ है 2, तो 2 की पावर 2 करूंगा तो मेरे पास कलर्स कितना आ गए, 4 आ गए, सही। तो कलर्स का फॉर्मूला क्या है, कलर्स इज इक्वल्स टू 2 की पावर n। और n का यहाँ पे मतलब क्या है कि कितनी कलर डेप्थ है या कितनी बिट डेप्थ है, ठीक है। तो लेट्स से मैं जानना चाहता हूँ यार मेरे पास जो है ना वो कलर डेप्थ मेरी थी लेट्स से 5, ठीक है। तो मैं जानना चाहता हूँ कि यार कलर डेप्थ जब 5 होगी मेरी, तो मेरे पास कितने कलर्स होंगे। तो मैं जब कलर डेप्थ 5 होगी तो 2 की पावर 5, 2 की पावर 2 इज 4, 2 की पावर 3 इज 8, 2 की पावर 4 इज 16, 2 की पावर 5 इज 32। तो हमें ये बात समझ आ गई कि यार हमारे पास टोटल कितने कलर्स होंगे, दैट विल बी 32, ठीक है। तो अगर मेरी कलर डेप्थ 5 होगी तो अगर आप यहाँ पे देखो ना तो एक छोटी सी मैंने आपके लिए विजुअलाइजेशन के लिए एक चीज़ बनाई है। यार हमारे पास कलर डेप्थ पता है क्या चीज़ होती है। देखो यहाँ पे 8 बिट से तो देखो कलर्स बहुत कम थे, सही है। लेकिन जैसे आप देखो 16 बिट मैंने कलर डेप्थ रखी ना तो मेरे पास देखो और ज़्यादा कलर्स हो गए और ज़्यादा शेड्स हो गए। अब बोलते हैं सर, बच्चे बोलते हैं सर ये तो जो है ना उतनी तो कलर्स हैं, लेकिन बेटा आप देखो यहाँ पे ये जो था ना गैप, जब एक कलर से दूसरे कलर में ट्रांजिशन हो रहा था तो कितना स्मूथ हो रहा है इसके अंदर 16 बिट के अंदर। और 8 बिट के अंदर आप देखो कितना जरा कम स्मूथ है, मतलब उसके अंदर आपके पास शेड्स जो है ना वो कम है, और 16 बिट के अंदर आपके पास शेड्स जो है ना वो कलर्स के ज्यादा हैं। तो जितनी ज्यादा आपकी कलर डेप्थ होगी ना उतने ज्यादा आपके पास जो है ना बेटा शेड्स होंगे, ठीक है। तो ये हमारे पास जो है ना वो कलर डेप्थ या बिट डेप्थ से रिलेटेड बातें थी। अब आता है हमारे पास इमेज फाइल साइज कैलकुलेशन, ठीक है। अब इमेज फाइल साइज कैलकुलेशन किस तरह से करेंगे हम लोग वो देख लेते हैं, ठीक है। तो इमेज फाइल साइज कैलकुलेशन के लिए ना बेटा हमारे पास 3 स्टेप्स हैं। सबसे पहला स्टेप है हमारे पास कि रेजोल्यूशन कैलकुलेट करना। और रेजोल्यूशन कैसे कैलकुलेट करेंगे, अभी हम लोगों ने ये चीज़ देखी कि जितने भी पिक्सल्स होंगे ना उनको आपस में मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारे पास रेजोल्यूशन कैलकुलेट हो जाएगी, ठीक है। दूसरा स्टेप क्या है कि हम लोग जो भी रेजोल्यूशन आएगी उसको हम लोग ना कलर डेप्थ या फिर बिट डेप्थ से ना मल्टीप्लाई कर देंगे। तो हमारे पास आ जाएगा कि कितनी जो है ना वो नंबर ऑफ बिट्स आ जाएंगी जो कि पूरी इमेज को स्टोर करने के लिए यूज हुई थी, ठीक है। और थर्ड मेरे पास क्या है कि हम लोग उसको डिजायर्ड यूनिट यानी जो हम एग्जामिनर ने यूनिट बोला होगा ना कि भाई केबी में कन्वर्ट करके दिखाओ, एमबी में कन्वर्ट करके दिखाओ, जीबी में कन्वर्ट करके दिखाओ, तो हम लोग वो करेंगे काम। सो लेट्स से एक एग्जाम्पल करके दिखाता हूँ मैं आपको। तो लेट्स से एग्जामिनर मुझे बोलता है कि यार एक इमेज है जो कि इलेक्ट्रॉनिकली स्टोर हुई है,
उसकी इमेज की हाइट कितनी है, 256 पिक्सल्स हाई। लेट्स से एक इमेज है, ये एक इमेज है, तो इसकी हाइट कितनी है भाई, ये 256 पिक्सल्स हाई है, ठीक है। और इसकी वाइड कितनी है पिक्चर, ये 200 पिक्सल्स वाइड है। तो एग्जामिनर ने मुझे ये चीज़ बता दी है। तो मैं क्या करूँगा, रेजोल्यूशन कैलकुलेट करने के लिए क्या करूँगा, मैं दोनों पिक्सल्स को आपस में मल्टीप्लाई कर दूंगा। अच्छा, तो मैं रेजोल्यूशन, सबसे फर्स्ट स्टेप था मेरे पास, दैट वाज टू कैलकुलेट रेजोल्यूशन। तो रेजोल्यूशन इज इक्वल्स टू 256, यानी जो भी पिक्सल हैं उनको आपस में मल्टीप्लाई कर दो, 256 बाई 200। अच्छा, अब एक चीज़ बेटा याद रखना कि हमारे पास ना इस पेपर के अंदर कैलकुलेटर नहीं है, तो अब इतनी बड़ी वैल्यूज होंगी तो आप कैसे डिवाइड करोगे, कैसे मल्टीप्लाई करोगे ना, तो ये जरा सीख लेना मेरे साथ। देखो, जब इतनी बड़ी वैल्यूज है ना, तो मैं इसको कैलकुलेट करने के लिए इक्वल्स टू, मतलब मैं इसको ना मल्टीप्लाई करने नहीं बैठ जाऊंगा, लॉन्ग डिवीजन लगाने के लिए और लॉन्ग मल्टीप्लिकेशन नहीं करने बैठ जाऊंगा। मैं क्या करूंगा, मैं आंसर को इधर ही छोड़ दूंगा, 256 बाई 200 अभी यहाँ पे छोड़ दूंगा, क्योंकि आगे जब मैं जाऊंगा ना, जब मैं इसको कन्वर्ट करूंगा अपने डिजायर्ड यूनिट के अंदर, तो उस वक्त जो है ना मुझे डिवाइड करना पड़ेगा। तो क्या होगा कि मैं इसके अंदर फ्रैक्शंस को कट करता रहूंगा, सिंप्लीफाई करता रहूंगा, ठीक है। तो अभी आप इसको ना आंसर को 256 बाई 200 समझो, ये मेरी रेजोल्यूशन है, इसको मैं मल्टीप्लाई नहीं करूंगा, मेरी रेजोल्यूशन कितनी है, मैं इसको 256 बाई 200 ही रहने दूंगा। अब दूसरा स्टेप है मेरे पास, नंबर ऑफ बिट्स कैलकुलेट करना। दूसरा स्टेप क्या है मेरे पास, नंबर ऑफ बिट्स कैलकुलेट करना। अब नंबर ऑफ बिट्स मैं कैसे कैलकुलेट करूंगा बेटा, जो भी मेरे पास रेजोल्यूशन आई है मेरी, ये रेजोल्यूशन को आप एज इट इज कॉपी कर दो। मेरे पास रेजोल्यूशन कितनी आ रही है, 256 बाई 200, और इस रेजोल्यूशन को जो है ना आप मल्टीप्लाई कर दो कलर डेप्थ के साथ, जो कि आपको बताई होगी सवाल के अंदर। जैसे यहाँ पे देखो लिखा हुआ है 16 बिट कलर डेप्थ है, कितनी है, 16 बिट। तो हम क्या करेंगे, उसको 16 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो मैंने क्या करा, 256 बाई 200 इंटू 16 कर दिया। अच्छा, अब मैं अभी भी इसका आंसर नहीं निकालूंगा। मैंने आप लोगों को बात बताई कि भाई मैं इसका फाइनल आंसर जब तक नहीं निकालूंगा, क्योंकि मैं आगे क्या करूंगा, मैं आगे इसको कैंसिल आउट करूंगा, तो मुझे करने की नीड नहीं है कि भाई मैं इसको देना डिवाइड करूं। अच्छा, अब थर्ड स्टेप क्या था मेरा, थर्ड स्टेप मेरे पास था कि मैं इसको इसके डिजायर्ड यूनिट के अंदर कन्वर्ट कर दूं, जो यूनिट मुझसे एग्जामिनर ने मांगा है मैं उसके अंदर कन्वर्ट कर दूं। अब देखो हमने क्या निकाला था, हमने जो 256 बाई 200 बाई 16 है, जो भी आंसर आएगा इसका, ये बिट्स के अंदर आएगा। तो मेरे पास तो ये बिट्स थी ना, मैंने इसको जरा कॉपी कर लिया एज इट इज, 256 बाई 200 बाई 16, ये मेरे पास क्या थी बेटा, बिट्स थी। लेकिन मुझे किसके अंदर जाना है, मुझे जाना है केबी के अंदर। और केबी में जाने के लिए सबसे पहले मुझे देखना पड़ेगा कि भाई मैं यहाँ पे खड़ा हूँ अपने चार्ट के अंदर, बिट्स के ऊपर खड़ा हूँ। तो अब मुझे सबसे पहले ना बिट से मुझे जाना पड़ेगा बाइट के अंदर। जब मैं बिट से बाइट के अंदर जाऊंगा तो मैं क्या करूंगा, डिवाइड बाई 8 करूंगा। क्यों डिवाइड बाई 8 करूंगा, क्योंकि अभी आप ये चीज देखो कि बाइट से जब हम लोग बिट मारते हैं तो हम लोग मल्टीप्लाई बाई 8 करते हैं, लेकिन जब हम लोग बिट से बाइट में जाएंगे तो हम लोग उल्टा काम करेंगे ना, हम लोग डिवाइड बाई 8 करेंगे। तो मैंने क्या करा कि बिट से बाइट में जाने के लिए डिवाइडेड बाई 8 कर दिया। तो दैट इज ये डिवाइड बाई 8 हो गया मेरा, ठीक है। अब क्या करूंगा, जब डिवाइड बाई 8 करूंगा तब आप देखो जरा कैंसिल आउट हो सकती है चीजें। कैसे कैंसिल आउट होंगी, हम लोग 8 1 जा 8, 8 2 जा 16। तो अब मेरे पास जो मेरी बाइट्स बन गई वो कितनी बन गई, 256 बाई 200 बाई 2। तो ये मेरे पास मेरी बाइट्स बन गई। अब किस तरह से काम करेंगे हम लोग, अब हमारे पास बाइट्स आ गई हैं, अब हमने को बाइट्स से कहाँ जाना है बेटा, केबी में जाना है। अब याद रहे ये बात कि जब हम लोग केबी से बाइट्स मारे तो हम लोग मल्टीप्लाई 1024 करे थे, तो हम लोग जब बाइट से केबी में जाएंगे तो हम लोग उल्टा काम करेंगे, डिवाइड बाई 1024। जब डिवाइड बाई 1024 करेंगे तो अब इसको देखते हैं हम लोग किस तरह से काम होगा हमारा। तो इसको अब मैं करूंगा डिवाइडेड बाई 1024। तो जब डिवाइड बाई 1024 करूंगा तो आप ये चीज़ देखो कि मेरे पास 2 के टेबल से सारी चीज़ें कट हो सकती हैं। 2 1 जा 2, 2 5 1 2 जा 1024, ठीक है। 256 1 जा 256 2 जा, ठीक है। 2 1 जा 200 जा। तो मेरे पास फाइनल वैल्यू क्या आ गई बेटा मेरी, 100 KB, ठीक है। तो ये चीज़ आपको थोड़ी सी शायद मुश्किल हो रही होगी अगर आपकी इतनी ज़्यादा मेंटल मैथ इतनी स्ट्रॉन्ग नहीं, मेंटल मैथ तो स्ट्रॉन्ग नहीं होनी चाहिए आपके, अगर टेबल्स इतने स्ट्रॉन्ग नहीं ना तो शायद आपको कटिंग करने में मसला होगा अगर आपकी फ्रैक्शंस वगैरह अच्छे नहीं है। लेकिन इसको ना कभी भी ना लॉन्ग डिवीजन या लॉन्ग मल्टीप्लिकेशन से लेके ना उसको वहाँ नहीं ले जाना कि भाई इसको आप मल्टीप्लाई करके निकाल रहे हो वैल्यूज लंबी लंबी, वो नहीं करना। अगर वो करोगे ना तो हमेशा फंस जाओगे। तो कभी भी वो काम मत करना, आप हमेशा क्या करना कि इसको फ्रैक्शन में रखना और फिर इसको ना कट करते रहना, ठीक है। अच्छा, अब नेक्स्ट हमारे पास एक और एग्जांपल जरा ट्राई करते हैं। हमारे पास एक और एग्जांपल है, इमेज इज स्टोर्ड इलेक्ट्रॉनिकली, द इमेज इज 512 पिक्सल्स हाई एंड 300 पिक्सल्स वाइड। मेरी एक इमेज है जो कि 512 पिक्सल्स हाई है और 300 पिक्सल्स वाइड है, और उसकी कलर डेप्थ कितनी है बेटा, 8 बिट की कलर डेप्थ है उसकी। अब मुझे क्या करना है, सबसे पहला काम मेरा क्या था, सबसे पहला स्टेप क्या होता है हमारा, दैट इज टू कैलकुलेट रेजोल्यूशन। तो मैं रेजोल्यूशन कैलकुलेट करने के लिए क्या करूंगा, मैं पिक्सल्स को आपस में मल्टीप्लाई कर दूंगा। तो मेरे पास पिक्सल्स कितने हैं, 512 पिक्सल्स हैं, ठीक है, बाई 300। तो मेरे पास रेजोल्यूशन आ गई। अब याद रहे मैं इसको कैलकुलेट करने नहीं बैठूंगा। दूसरा स्टेप क्या है मेरे पास कि मैं इसको नंबर ऑफ बिट्स कैलकुलेट करनी है मुझे। अब नंबर ऑफ बिट्स किस तरह से कैलकुलेट करेंगे, नंबर ऑफ बिट्स कैलकुलेट करने का ये तरीका है कि हम लोग जो भी रेजोल्यूशन होती है उसको कॉपी करते हैं और उसको मल्टीप्लाई कर देते हैं हम लोग कलर डेप्थ से। कलर डेप्थ कितनी है मेरी, 8 बिट है, तो मैं 8 बिट से मल्टीप्लाई कर देता हूँ। तो मैंने नंबर ऑफ बिट्स कैलकुलेट कर दी।
अब थर्ड स्टेप क्या होता है बेटा मेरा? थर्ड स्टेप होता है मेरा डिजायर्ड यूनिट के अंदर कन्वर्ट करना है मुझे। अब डिजायर्ड यूनिट के अंदर मैं कैसे कन्वर्ट करूंगा? देखो जो भी मेरा आंसर आया था 512/300/8, मुझे पता है ये आंसर मेरा किस में है भाई? बिट्स के अंदर है। मुझे किस में जाना है? मुझे जाना है बिट से अब बाइट के अंदर। तो बिट से बाइट में जाने के लिए हम लोग करेंगे डिवाइड बाई 8। तो मैं डिवाइड बाई 8 करके देख लेता हूँ। तो मैं जब यहाँ पे डिवाइड बाई 8 करूंगा तो देखो 8 वन जा और 8 वन जा, ये दोनों कैंसिल आउट हो गए। तो मेरे पास अब क्या आंसर बचा मेरा? मेरे पास आंसर बचा 512 मल्टीप्लाई बाई 300। ये मेरे क्या आ गई बेटा? बाइट्स आ गई। लेकिन अभी भी मैं इसको मल्टीप्लाई करके आंसर नहीं निकाल रहा, क्योंकि मुझे पता है मुझे और इसको देना वो करना है, मतलब मुझे और इसको डिवाइड करना पड़ेगा। तो अब और देख लेते हैं हम लोग आगे। अब देखो मैं बाइट्स के अंदर हूँ, लेकिन मुझे क्या चाहिए था? मुझे केबी चाहिए, तो मुझे और पीछे जाना पड़ेगा। तो अब अगर मैं बाइट से केबी के अंदर आऊँ, तो बाइट से केबी में आने के लिए मुझे डिवाइड बाई 1024 करना पड़ेगा, क्योंकि मैं उल्टा आ रहा हूँ। तो जब मुझे डिवाइड बाई 1024 करना है, तो मैं इस पूरे को डिवाइड करके देख लेता हूँ क्या आंसर बनता है। तो मैं डिवाइड बाई 1024 कर लेता हूँ। अच्छा अब देखो 512 वन जार, 512 टू जार। अच्छा अगर आपको ये नहीं भी समझ आ रहा है ना कि भाई 512 और 512 के टेबल में आ रहा है क्या 1024, तो आप इसको 2 से डिवाइड करते रहो, आंसर वही बनेगा। आप छोटे नंबर से कर लो जिसका टेबल आपको आता है, जिससे वो सिंप्लीफाई हो सकता है। ठीक है, तो 512 वन जार, 512 टू जार, तो ये 1024 कैंसिल हो गया। अच्छा फिर देखो 2 वन जार और 2 150 जार। तो मेरे पास क्या आ गया फाइनल आंसर? मेरा आ गया 150 किलो बाइट्स। ठीक है, कीबी बाइट, सॉरी। तो ये हमारे पास है ना, ये आंसर हो गया 150 कीबी बाइट। तो इस तरह से हम लोग है ना वो इमेज की फाइल साइज कैलकुलेशन करते हैं। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम लोग बड़ी इंपॉर्टेंट एक और फाइल साइज कैलकुलेशन देखेंगे, जिसके अंदर हम लोग देखेंगे वो डाउनलोड और अपलोड स्पीड से रिलेटेड कुछ प्रॉब्लम्स देखेंगे कि भाई अगर हमारी इंटरनेट की स्पीड इतनी है तो कितनी देर में इमेज ट्रांसफर होगी, कितनी देर में नहीं होगी। तो ये वाली सारा हम लोग चीज़ें देखेंगे। ठीक है बेटा, थैंक यू।